हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKMMGS सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। प्रश्न में कह रहा है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उनका उल्लेख हुआ है वह नाम कौन सा है। तो बताना है। ऑप्शन ए है चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है धर्मदेव, ऑप्शन सी है धर्मकीर्ति, ऑप्शन डी है प्रियदर्शी। तो सब लोग जानते हैं कि जो अशोक थे तो शिलालेख में जिस नाम का उल्लेख बहुत ज़्यादा हुआ है वह है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी नाम जो था सम्राट अशोक के लिए प्रसिद्ध था और यह उनके शिलालेखों में सामान्यतः उल्लिखित है। तो इस प्रश्न में जो चार ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, इन चारों ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है प्रियदर्शी वह सही होगा, क्योंकि यह अशोक के लिए ही इस शब्द का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। किसने प्रथम भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया था? तो इनमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से किसने भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया, यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य? ऑप्शन ए है कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी है हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त द्वारा। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन होगा बताना है। ये प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ये चार ऑप्शन है ए कनिष्क, बी हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त के द्वारा। तो बताना है प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना द्वारा किया गया तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में वह स्थान कहाँ पे है जहाँ पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए सारनाथ, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है गया और ऑप्शन डी है अजंता। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? ऑप्शन ए है सारनाथ में है, ऑप्शन बी है सांची में, ऑप्शन सी गया में और ऑप्शन डी अजंता में। कहाँ पे है बताना है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है? तो ऑप्शन बी जो है सांची, यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहीं पे है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है बताना है। जो अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं जो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वह किन में सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए है पहला और 10वीं शिलालेख, ऑप्शन बी है पहला और 11वां शिलालेख, ऑप्शन सी है दूसरा और 13वां शिलालेख और ऑप्शन डी है दूसरा और 14वां शिलालेख। तो इसमें चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो अशोक के प्रमुख शिलालेख जो हैं इनमें संगम राज्य के विषय में बताया गया है वह शिलालेख कौन कौन से हैं? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा बताना है। तो जो शिलालेख है दूसरा और 13वां यह सही होगा, ऑप्शन सी इसका। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह किसने उल्लिखित किया कि युवा चंद्रगुप्त सिकंदर से पंजाब में प्रत्यक्ष रूप से मिला था? इन चार ऑप्शन में से बताना है किसने उल्लिखित किया है कि युवा चंद्रगुप्त जो था वह सिकंदर से मिला था, पंजाब में प्रत्यक्ष रूप से मिला था। तो ऑप्शन ए है प्लूटार्क, ऑप्शन बी है जस्टिन, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज और ऑप्शन डी है एरियन। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। यानी कि यह चार ऑप्शन जो है ये इनमें से किसने कहा है कि युवा चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्लूटार्क हो जाएगा, ऑप्शन बी जस्टिन हो जाएगा, ऑप्शन सी मेगास्थनीज हो जाएगा या ऑप्शन डी
एरियन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है जस्टिन, उसने कहा था कि युवा चंद्रगुप्त सिकंदर से पंजाब में प्रत्यक्ष रूप से मिला था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक को धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था। अशोक को जो अशोक थे उनको धम्म नीति का मूल मंत्र का सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था अशोक के द्वारा? ऑप्शन ए है आत्मनियंत्रण, ऑप्शन बी है दया, ऑप्शन सी है दान और ऑप्शन डी है संयम। तो अशोक की जो धम्म नीति थी उसका मूल सिद्धांत क्या था बताना है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आत्मनियंत्रण, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी दान और ऑप्शन डी संयम। तो इन चारों ऑप्शन में से अशोक के धम्म नीति का मूल सिद्धांत बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो होगा वह कौन होगा? चारों ऑप्शन में से ऑप्शन जो डी है संयम, यह अशोक के धम्म नीति का मूल सिद्धांत था। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस बृहद शिलालेख में अशोक पहली बार धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख करता है? इस प्रश्न में 4 शिलालेख दिए गए हैं। इनमें ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने पहली बार धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन बी है तृतीय शिलालेख, ऑप्शन सी है चतुर्थ शिलालेख और ऑप्शन डी है पंचम शिलालेख। इन चारों शिलालेख में से किस शिलालेख में महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में से बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। द्वितीय शिलालेख है, तृतीय शिलालेख है, चतुर्थ शिलालेख है या पंचम शिलालेख है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वह सही होगा, पंचम शिलालेख, जिसमें अशोक ने पहली बार धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी को महिलाओं की देखरेख का कार्य सौंपा गया था? ऑप्शन ए है धम्म महामात्र, ऑप्शन बी है इतिझक महामात्र यानी स्त्री अध्यक्ष महामात्र, ऑप्शन सी है अंत महामात्र और ऑप्शन डी है अंतःपुर अधीक्षक। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो अधिकारी वह महिलाओं की देखरेख का कार्य करता था। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? जो महिलाओं की देखरेख का कार्य करता था। इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन जो सही होगा वह कौन सा होगा बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा इतिझक महामात्र यानी स्त्री अध्यक्ष महामात्र, तो यह महिलाओं की देखरेख करता था। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष निम्नलिखित में से किस मास में प्रारंभ होता है? मौर्य साम्राज्य का जो वित्तीय वर्ष था इन चारों ऑप्शन में से कब प्रारंभ होता था, किस महीने में? ऑप्शन है ए फाल्गुन यानी मार्च, ऑप्शन बी है आषाढ़ यानी कि जुलाई, ऑप्शन सी है ज्येष्ठ यानी कि जून और ऑप्शन डी है पौष माघ यानी कि जनवरी फरवरी। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष इन चारों ऑप्शन में से कब प्रारंभ होता था, किस माह में प्रारंभ होता था बताना है। ऑप्शन ए है फाल्गुन में, ऑप्शन बी है आषाढ़ में, ऑप्शन सी है ज्येष्ठ में और ऑप्शन डी है पौष यानी माघ में। तो मौर्य शासन का जो वित्तीय वर्ष था वह आषाढ़ यानी कि जुलाई माह में प्रारंभ होता था, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए है स्वर्ण और चांदी, ऑप्शन बी है चांदी और ताम्र, ऑप्शन सी है ताम्र और कांस्य और ऑप्शन डी है सीसा एवं कांस्य। तो मौर्य काल में सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। ऑप्शन ए है स्वर्ण और चांदी, ऑप्शन बी है चांदी और ताम्र, ऑप्शन सी है ताम्र एवं कांस्य और ऑप्शन डी है सीसा एवं कांस्य। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वह कौन होगा बताना है। मौर्य काल में सिक्कों को ढालने के लिए प्रयोग धातु कौन सा था? तो वह धातु जो था चांदी और
ताम्र था जो मौर्य काल में सिक्कों को ढालने के काम आता था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्णित नहीं है? यानी कि जो सारनाथ से प्राप्त हुआ है अशोक स्तंभ, उसमें कौन सा पशु उत्कीर्णित नहीं है, यानी कि किस पशु का उस पर चित्र नहीं है? तो ऑप्शन ए है कुक्कुटदान यानी कुबड़ वाला वृक्ष, ऑप्शन बी है हिरण, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है अश्व। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? यानी सारनाथ से जो प्राप्त अशोक का स्तंभ है, किस पशु का जो चित्र है वह उत्कीर्ण नहीं है, यानी चित्र उस पर नहीं है। चार ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बताना है। कुक्कुटदान यानी कुबड़ वाला वृक्ष नहीं है, हिरण नहीं है, हाथी नहीं है, अश्व नहीं है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से जो तीन है कुक्कुटदान, वृक्ष, हाथी और अश्व ये हैं, लेकिन जो हिरण है इसका चित्र सारनाथ में जो प्राप्त है अशोक के स्तंभ, इस पर नहीं किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और इस वीडियो पे लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।